आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स की थ्योरी, जिसका कि एग्ज़ाम कल है ऑन 16। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरी यूनिट 5 यूनिट है उनकी थ्योरी। तो मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ। उसमें क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स में यूनिट 1 में 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी, यूनिट 2 से थ्योरी नहीं आएगी, यूनिट 3 और यूनिट 4 से 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी, और यूनिट 5 से 25 मार्क्स की। सबसे ज़्यादा वेटेज यूनिट 5 की 25 मार्क्स की थ्योरी है, और यूनिट 1 में 15 मार्क्स की थ्योरी है। तो सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं, यूनिट वाइज ही कवर करेंगे वैसे तो सबसे पहले चलिए अब कवर करते हैं यूनिट 1 की थ्योरी। तो इसमें बेसिकली मैंने ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करी है। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं इस पीडीएफ में। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से कवर। तो पहला है, डिफाइन बिजनेस एनालिटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स। तो इसमें पूछा गया बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस डिसीजन मेकिंग में क्या है, और एग्जांपल्स। तो देखते हैं बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है। तो बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, ताकि और हम उसे जनरेट करते हैं एक्शनेबल इंसाइट में, जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन। इट कंबाइन स्टैटिकल एनालिसिस, डेटा माइनिंग, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, फाइनेंशियल वेल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू अनकवर पैटर्न्स। It combines statistical analysis, data mining, predictive modeling, and visualization technique to uncover pattern, trend, and relationships in data. इसमें क्या देखते हैं हम, ये हमारे पास टूल है, डेटा माइनिंग का टूल है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का है, विजुअलाइजेशन। तो डेटा माइनिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू प्रिडिक्शन लगाते हैं। उसके बाद हम विजुअलाइजेशन मतलब कि चार्ट्स, बार ग्राफ वगैरह उनके हेल्प से हम उसमें डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम उस पर ट्रेंड्स देखते हैं और पैटर्न्स देखते हैं कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस तरह का। तो ये हो गया। उसके बाद में बिजनेस एनालिटिक एनकम्पासेस डिस्क्रिप्टिव व्हाट हैपन टू, व्हाई इट इज हैपन, एंड व्हाट माइट हैपन, एंड व्हाट टू डू। बेसिकली ये टाइप होता है उसका। बिजनेस एनालिटिक्स में हम डेटा टाइप में आते हैं, तो आता है ये डेस्क्रिप्टिव डेटा टाइप, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। तो इसमें हम देखेंगे कि डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ। डायग्नोस्टिक में व्हाई इट हैपन, ये क्यों हुआ। प्रिडिक्टिव में आ जाता है व्हाई व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेंगे ना। प्रिडिक्शन तो हम फ्यूचर की कर सकते हैं। और इसमें आता है पर्सपेक्टिव, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम जब इसकी इंपॉर्टेंस पे आएंगे डिसीजन मेकिंग की, कि इसकी बिजनेस एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न डिसीजन मेकिंग में, तो हम देखते हैं इसमें आगे। ये सबसे पहले क्या करता है, हमारी डिसीजन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। ये हमारा रिड्यूस कर देता है हमारा रिलायंस इंट्यूशन पे, बाय प्रोवाइडिंग डेटा बैक इंसाइट लीडिंग टू मोर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन। कि हमारी इंट्यूशन क्या कह रही है, हम मतलब एक तरह से किसी डेटा के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, ना कि हम इसी तरह से नॉर्मली डिसीजन ले लेते हैं, जो मन में आए उस तरह से हम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी डिसीजन क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इट आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। थर्ड आता है कस्टमर इंसाइट। उसमें हम देखेंगे बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंस, ट्रेंड, अनेबलिंग पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। जैसे कि हम इसमें क्या देखते हैं कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, क्या ट्रेंड है, उसे हम क्या ऑफर कर सकते हैं पर्सनलाइज, और बेटर बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस। इसमें सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप रील स्क्रॉल करते हैं इंस्टा पे, तो आपको अगर आपकी प्रेफरेंस जो आपके दिमाग में चल रहा है उसी तरह की रील्स शो होती हैं ज़्यादातर। तो वो आपका कहीं न कहीं आपने उस चीज़ को सर्च करा होता है, आपका वो डिजिटल फुटप्रिंट कहीं न कहीं रह जाता है, जिसकी वजह से वो उस डेटा के हेल्प से आपको पर्सनलाइज ऑफरिंग करता है। मीन्स दिखाता है आपको जो आप देखना चाहते हैं। वही आप कोई अमेजन पे अगर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उसे आप थोड़ी देर बाद अपनी फीड में देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट आपने सर्च करा है, तो वो मिल गया है। फोर्थ आता है रिस्क मैनेजमेंट। इट प्रेडिक्ट्स पोटेंशियल रिस्क, प्रोवाइड स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट दैम। ये पोटेंशियल जो रिस्क होता है उसे एनालाइज कर देता है, और हम फिर प्रोवाइड करता है स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से हम उस रिस्क को कम कर सकें।
फिफ्थ आता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशन लिवरेजिंग बिजनेस एनालिटिक्स कैन एंटिसिपेट मार्केट ट्रेंड्स, इनोवेटिव एंड स्टे अहेड कॉम्पिटिटर्स। ये हमें मार्केट ट्रेंड बताता है, किस तरह का मार्केट ट्रेंड होने वाला है, जिसके बेसिस पे हम अपना पूरे डिसीजंस को ले सकते हैं। हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और किस तरह से अपने कंपटीटर से हम आगे रह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें आप अगर एग्जांपल्स पे जाएंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे, तो इसमें मैंने 5 से 6 एग्जांपल दिए हुए हैं। हाँ, 5 एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं इसमें। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहला एग्जांपल दे रखा है रिटेल का, अमेज़न रिकमेंडेशन इंजन। तो अमेज़न कैसे यूज़ करता है इसे देखते हैं। अमेज़न यूजेस प्रेडिक्टिव एनालिसिस टू पावर इट्स रिकमेंडेशन सिस्टम, एनालाइजिंग कस्टमर परचेज हिस्ट्री, ब्राउजिंग पैटर्न्स, प्रेफरेंस। क्या अमेज़न क्या करता है, आपको रिकमेंडेशन जो सिस्टम है अमेज़न का, वो आपको ज़्यादातर, आप अगर कुछ सर्च करते हैं अमेज़न पे, लाइक आपने टी शर्ट सर्च कर ली, तो आपको वो टी शर्ट्स वगैरह वो आपको मोस्टली आपको उसे देखने को मिलेंगी, आपके होम पेज पे ही ज़्यादातर मिलेंगी। आप किस क्या क्या आपने परचेज करा, उसके बेसिस पे आपको होम फीड जो मिलेगा, तो होम पे उसका होम फीड पे यही इसी तरह की रिकमेंडेशन मिलेंगी जो चीज़ आपने खरीदी है। वो आपके पैटर्न्स को और प्रेफरेंस को स्टोर करते हैं अपने साथ, और आपको पर्सनलाइज डेटा शो करते हैं। सेकंड पे आ जाइए, ये हेल्थ केयर में ले रखा था प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर पेशेंट। हॉस्पिटल लाइक मेयो क्लिनिक यूजेस बिजनेस एनालिटिक्स टू प्रिडिक्ट पेशेंट रिएडमिशंस बाय एनालाइजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड डोमोग्राफिक डेटा। आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सिस्टम्स वगैरह लगे रहते हैं। सिस्टम्स इन द सेंस कि वहाँ पे टूल्स डिवाइसेस लगे रहते हैं जो आपकी एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं। आपकी हार्ट बीट को भी मॉनिटर करते हैं, आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं, साथ ही साथ आप आपके ब्लड प्रेशर वगैरह को भी मॉनिटर करते हैं। तो वहाँ पे ये सब इसलिए मैंने मॉनिटर करते हैं ताकि वो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकें, प्रिडिक्ट कर सकें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके साथ में, क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्हें दवाई वगैरह देनी है, किस तरीके से। मूव करते हैं, आप ये एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ना इसमें कुछ है नहीं है। 2 मैंने आपको बता दिए, 3 और एग्जांपल्स हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, मार्केटिंग, कोका कोला कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। कोका कोला leverages BA to analyze social media, sales data, tailoring marketing campaigns to specific demographic। इसमें डेमोग्राफिक्स मीन्स में आ जाएगा, जैसे कि किसी एरिया में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है आपकी कोका कोला की, ठीक है, तो उसे कैसे पता लगेगा, उसके पास में डेटा है कि मेरी सेल्स इतनी इस जगह से हुई है। उसके बाद में वो उसी तरीके से मार्केटिंग कैंपेन्स चलाता है। लाइक इस एरिया में, तो एक एरिया आप ले लीजिए XYZ, इस एरिया में आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक है ABC, उसमें आपकी सेल्स इतनी नहीं हो रही है, तो वो फिर उसी तरीके से अपना एड कैंपेन्स को रन करेगा, जिसकी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज हो पाए, दूसरे एरिया पे मतलब वो फोकस कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, डेस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन फर्स्ट में भी बताया था। इसमें फिर इसमें बोला हुआ है, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ ईच टाइप कैन बी यूज्ड इन रिटेल बिजनेसेस। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। बेसिकली 4 मेन टाइप होते हैं इसके, टाइप्स बिजनेस एनालिटिक्स के। तो इसमें डेस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। ठीक है, हर किसी का अलग अलग पर्पज़ रहता है ट्रांसफर करने का डेटा को और एक्शनेबल इंसाइट में। तो पहला आ जाता है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, क्या हो गया। तो इसमें डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस फोकस करता है, ये समराइज करता है हिस्टोरिकल डेटा को। आपके पास में कोई डेटा पहले से है, उसे ये समराइज करेगा व्हाट हैज अकर, उसकी बेसिस पे। इट यूजेज डाटा एग्रीगेशन, रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन टेक्निक लाइक डैशबोर्ड, KPIs टू प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। ये यूज़ करता है सभी डेटा को रिपोर्टिंग करने में और विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है डैशबोर्ड की मदद से, ताकि आपको पता चल सके पहले क्या हुआ है और कितनी सेल्स आपके किस एरिया से है, या किसी भी तरह का पास्ट डेटा को एनालिसिस करके उसका एकदम ग्राफिकल चार्ट्स वगैरह आपको पूरा डेटा सिंगल उस पर डैशबोर्ड पर प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद में आता है रिटेल। इसमें एग्जांपल चाहिए था ना रिटेल का, तो ये है रिटेल। ए रिटेल चेन लाइक वॉलमार्ट एनालिसिस पॉइंट ऑफ सेल डेटा टू जनरेट मंथली सेल रिपोर्ट। मंथली सेल रिपोर्ट ही अपना तैयार करता है वॉलमार्ट। द रिपोर्ट शोज दैट सेल ऑफ विंटर क्लॉथिंग इंक्रीज बाय 20% इन दिसंबर 24 एंड कंपेयर टू नवंबर। जैसे कि आपकी रिपोर्ट में दे रखा है कि आपकी सेल 20% दिसंबर में बढ़ गई है कंपेयर टू नवंबर के, क्योंकि ये विंटर क्लोथिंग है तो वहाँ पे आपकी सेल्स ज़्यादा हुई है। तो ये आपको एक इंसाइट दे देता है कि आपका सेल इधर बढ़ गया, आपको पूरा डेटा
मिल गया है। मीन्स ये डेटा आपको पहले हो चुका है, इसलिए आपको पता है कि दिसंबर में हमारी सेल बढ़ गई थी, नवंबर से हमने कंपैरिजन करा। दिस इनसाइट हेल्प द रिटेलर अंडरस्टैंड सीजनल डिमांड पैटर्न एंड एडजस्ट इन्वेंट्री अकॉर्डिंगली। तो ये क्या करता है, जो भी रिटेलर होते हैं उनको समझने में मदद करता है कि आपको किस सीज़न में, किस मंथ में कितना डिमांड किस क्लॉथिंग का आ रहा है। जैसे कि अभी इस नवंबर 2024 और दिसंबर में यहाँ पे क्लॉथिंग का दिसंबर में 20% से बढ़ गया। तो आगे आने वाले जो दिसंबर होगा नेक्स्ट 2025 में, तो ये अपना इन्वेंट्री को इस तरीके से वहाँ पे प्लेस करेगा कि हमारी सेल्स बढ़ सके। मतलब पहले अगर नंबर कम रखा था इसने अपनी इन्वेंट्री का, तो दूसरे सीजन में 2025 में वो वहाँ पे इन मंथ्स में इन्वेंट्री को पुराने डेटा के हिसाब से रखेगा। सेकंड आता है डायग्नोस्टिक, वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका देखते हैं। डायग्नोस्टिक डिग्स deeper into data to identify the root causes of observed outcomes. It uses technique like drill down analysis, correlation, and data mining to uncover the relationship and the pattern. तो इसमें क्या करता है, ये हमारे देखता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या इसके रीज़न रहे जिसकी वजह से हमारा ये आउटकम आया, क्या क्या हमने यहाँ पे कोई डिसीजन गलत लिया है, या क्या हमसे गलती हुई है, या उसकी वजह से, या हमने क्या ऐसा अच्छा करा कि हमारा ये सेल्स बढ़ गया, या हमारा कोई भी परफॉर्मेंस जो है हमारी इंक्रीज़ होगी। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से वो इन रिलेशनशिप्स को और पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। अगर इसका एग्जांपल लेने जाएंगे तो सेम रिटेल चेन नोटिस 10% ड्रॉप इन सेल्स एट वन स्टोर बाय एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक, ट्रांजेक्शन डेटा एंड स्टाफिंग रिकॉर्ड। दे डिस्कवर दैट लॉन्ग चेकआउट आइटम ड्यू टू अंडर स्टाफिंग कॉज कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। तो इससे ऐसे पता लगता है कि जैसे कि इसमें एक इसके रिटेल स्टोर में 10% से ड्रॉप हो गया सेल में, तो अभी इसका रीज़न देखेगा कि किस रीज़न की वजह से हमारा 10% का ड्रॉप आया हमारे एक स्टोर में। तो ये वहाँ पे कस्टमर से फीडबैक लेता है, ट्रांजेक्शन का डेटा देखता है, स्टाफिंग रिकॉर्ड देखता है, और उसमें देखता है कि लॉन्ग चेकआउट्स टाइम ड्यू टू अंडर स्टाफिंग की वजह से कितना नुकसान हुआ है, ये सब उसमें देखता है। थर्ड पे आते हैं हम लोग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, क्या होने वाला है, वाइट व्हाट माइट हैपन। ठीक है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज स्टैटिकल मॉडल्स, मशीन लर्निंग, फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। मतलब हमारे पुराने डेटा के हिसाब से ये हमें प्रिडिक्शन करके देता है कि आगे क्या होने वाला है। इट एस्टिमेट्स प्रोबेबिलिटी ट्रेंड्स टू एंटिसिपेट इवेंट। ये डेटा के बेसिस पे करता है, ये ऐसे ही हवा में नहीं, मतलब किसी ना किसी डेटा को बैक करते हुए ही ये आगे का प्रोडिक्शन करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे। ए फैशन रिटेलर लाइक ज़ारा यूजेस प्रेडिक्टिव एनालिसिस टू फोरकास्ट डिमांड फॉर ए न्यू क्लोथिंग लाइन। By analyzing past sales, social media trends, and weather forecasts, the model predicts that denim jacket will see a 30% sales spike in spring 2025। लाइक ये अपने सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देखते हुए, वेदर को फोरकास्ट करते हुए, और पास्ट सेल के ट्रेंड को देखते हुए ये आगे फोरकास्ट कर देता है कि आगे वाले सीजन में 30% हमारा सेल्स में स्पाइक आएगा डेनिम जैकेट्स के में, जो कि ज़ारा को अलाउ कर देता है कि ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो अपना वो ज़ारा उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेगा और उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को आगे यूज़ करेगा। मूव ऑन नेक्स्ट, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें देखेंगे प्रेडिक्टिव एंड पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स गोज बियॉन्ड प्रिडिक्शन टू रिकमेंड स्पेसिफिक एक्शन टू अचीव डिजायर्ड आउटकम। इट लिवरेजेस ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन एंड डिसीजन मॉडलिंग टेक्निक्स टू प्रोवाइड एक्शनेबल स्ट्रेटजी। ये पर्सपेक्टिव एनालिसिस जो होता है वो प्रिडिक्शन के बियॉन्ड चला जाता है। ये हमें रिकमेंड करता है स्पेसिफिक एक्शंस को, क्या रिकमेंड करता है हमें स्पेसिफिक एक्शन, ताकि हम अपने डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर सकें। ये लिवरेज इट लिवरेजेस ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करता है, सिमुलेशन करता है, और डिसीजन मॉडलिंग टेक्निक के थ्रू ये हमें प्रोवाइड करता है एक्शनेबल स्ट्रेटजी, क्या हमारी स्ट्रेटजी आगे रहनी चाहिए। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे, एक ग्रोसरी रिटेलर लाइक Kroger uses predictive perspective analytics to optimize pricing. By analyzing competitor prices, customer price sensitivity, and inventory levels, the system recommends discounting overstock perishable item by 15% to clear inventory while maintaining
ए 5% प्रॉफिट मार्जिन। लाइक आप मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप जियो मार्ट जो भी हैं आपके आसपास होगा, आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपने जो रैक होती हैं उसमें रैक में जो सामान रखेंगे वो आगे की साइड में वो मोस्टली सामान रहता है जिसकी एक्सपायरी बहुत नियर हो, और बैक साइड में आप अगर किसी भी सामान को निकाल के देखेंगे तो उसकी एक्सपायरी लेट होगी। तो ये आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं पेरिशेबल आइटम पे जिनकी एक्सपायरी नियर होती है, और उस पर 5% या कुछ भी अपना मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन लेके उसे कम उस पर निकाल देते हैं ताकि इनका नुकसान ना हो पाए। ठीक है। These analytics type work together to enhance decision making, improve customer satisfaction, optimize operation and drive profitability। इसकी मदद से आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी रहता है, ये ऑप्टिमाइज भी कर पाता है अपने ऑपरेशंस को, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी वजह से आती है। Moving on, third question, define business analytics and explain its importance in modern decision making. Provide real world examples to illustrate your points। तो इसमें देखेंगे कि क्या है बिजनेस एनालिटिक्स। वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने क्वेश्चन वन में कवर करा था, लेकिन देख लेते हैं। तो BA is the practice of using data, statistical analysis, and advanced tool to extract insight that inform decision। मीन्स ये डेटा को यूज़ करता है, स्टैटिकल एनालिसिस देता है उसका, और एडवांस टूल की हेल्प से इंसाइट को फॉर्म करता है ताकि हम कोई भी अपना बिजनेस डिसीजन ले सकें। इट इंक्लूड डेस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न डिसीजन मेकिंग। ठीक है। ड्राइव एविडेंस बेस्ड डिसीजन, रिप्लेस गैस वर्क एंड डेटा ड्रिवन इंसाइट। मीन्स ये हमारा डेटा के बेसिस पे चलता है, ये एविडेंस के बेसिस पे चलता है, ये कोई भी गैस वर्क के थ्रू अपने डिसीजंस को नहीं लेता है। ठीक है। एनहेंस एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज द प्रोसेस एंड यूज रिसोर्स। ये क्या करता है, हमारे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है और हमारी जो रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें आइडियाज़ देता है, सजेशन देता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं हमारे डेटा को देखते हुए। लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया था लास्ट में विंटर क्लोथिंग का, तो हमें इसी तरह से अगर हम विंटर क्लोथिंग वाले में अपना अगर एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है, अपने रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो हम ज़्यादा विंटर क्लोथिंग के कपड़े, विंटर क्लोथिंग को हम ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे एज कम्पेयर टू अदर इन द सीजन ऑफ द विंटर्स। ये करता है बूस्ट कस्टमर इंगेजमेंट, मिटिगेट द रिस्क एंड फोरकास्ट कम्पिटिटिवनेस। ठीक है। अब इसके कुछ वो ले लेते हैं हम एग्जांपल्स, तो हम यहाँ से ले लेते हैं ई कॉमर्स से। शॉपिफाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शॉपिफाई employs descriptive analytics to provide merchants with dashboard showing sales trend. This helps small retailers adjust stock level, reducing overstock cost by 10%। लाइक ये क्या करता है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये हर डैशबोर्ड को प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो सभी लोग अपना सेल्स ट्रेंड देख सकते हैं, ताकि कोई भी वो अपना रिटेल्स जो शॉप रहेंगी उनके नियर में वो उसका स्टॉक लेवल्स को एडजस्ट कर पाएँ उस डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पहले से ही हमें ट्रेंड दिखा रहा है किस तरह की हमारी सेल आने वाली है। सप्लाई चेन में ले लेते हैं इसमें नाइकी इज डिमांड फोरकास्टिंग। नाइकी लेवरेज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट डिमांड फॉर स्नीकर्स, एनालाइजिंग सोशल मीडिया सेल्स डेटा। इट दिस रिड्यूसेस एक्सेसिव इन्वेंट्री बाय 30%, इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। ये फोरकास्ट करता है स्नीकर्स की डिमांड्स को एनालाइज करके, सोशल मीडिया के क्या ट्रेंड चला, सोशल मीडिया पे सेल्स का क्या डेटा रहा है, उसके बेसिस पे ये अपने इन्वेंट्री को मैनेज करता है। जो भी एक्सेस इन्वेंट्री होती है ये फिर आगे सप्लाई चेन में ज़्यादा एक्सेस इन्वेंट्री को नहीं बेचता है। ठीक है। तो चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। डिस्कस द एथिकल कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोवाइड द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एथिकल डिलेमास एंड सजेस्ट वेज टू मिटिगेट देम। ठीक है। तो एथिकल कंसिडरेशन क्या है बिजनेस एनालिटिक्स में वो देखते हैं। BA involves collecting data, analyzing and utilizing data to drive decision making, but its application raises significant ethical concern। These considerations revolve around privacy, biasness, transparency, accountability, and societal impact of data driven। आपने देखा होगा कि आपका ये जो भी साइट्स वगैरह रहती हैं, आप कहीं से ऑर्डर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो आपको आपका वो लोग डेटा स्टोर करते रहते हैं। ठीक है। फिर उसी डेटा की मदद से वो लोग क्या करते हैं, आपको प्रेफरेंस
मतलब कोई भी आपको अगर पर्सनलाइज़ कोई भी एड्स दिखाते हैं या कोई भी चीज़ रहती है, वो आपको एकदम आपको लगेगा कि यही तो आप ढूँढ रहे थे अभी। तो इसी तरह से इसमें क्या बताया गया है कि ये इन्वॉल्व्स बिज़नेस एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स इन कलेक्टिंग डेटा, कलेक्ट करता है, एनालाइज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है डेटा को डिसीजन मेकिंग के लिए। इट्स एप्लीकेशन रेज़ेस सिग्निफिकेंट एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न को ये किस तरह से वो करता है रेज़ कि इसमें आपकी वो प्राइवेसी, आप क्या खरीद रहे हैं, ये भी साइट पे स्टोर हो जाएगा। इसमें आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, उसको पता रहेगा कि आप क्या खरीद रहे हैं। वो कोई ट्रांसपेरेंसी ऐसी नहीं रहती है कि आपको पता चले, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं रहेगी उसमें। सोसाइटल इम्पैक्ट के डेटा ड्रिवन डिसीजंस को फिर ले सकते हैं। Here are the some key ethical issues, provide examples with potential dilemmas and suggest मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यहाँ पे एथिकल कंसिडरेशन है कुछ। डेटा प्राइवेसी एंड कंसर्न, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग पर्सनल डेटा, कंज्यूमर बिहेवियर डेमोग्राफिक कैन infringe on privacy if individuals are unaware of or didn't consent to data usage। ठीक है, इसमें ये आपका कलेक्ट कर लेते हैं डेटा को और एनालाइज करते हैं पर्सनल डेटा को, आपके बिहेवियर को, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्या क्या डेमोग्राफिक्स हैं, किस एज ग्रुप के हैं। ये आपकी प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर इंडिविजुअल को ना पता हो या उसने कंसेंट नहीं दिया हो अपने डेटा को यूज़ करने के लिए। एथिकल डिलेमा आ जाता है इसमें। ए रिटेल कंपनी यूजेज एनालिटिक्स टू ट्रैक कस्टमर परचेजेज एंड ऑनलाइन ब्राउजिंग विदाउट explicit consent, then sell this data to third party advertiser. Uh, Customers feel violated when targeted with the intrusive ac- ads based on the sensitive data, health related purchases। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कुछ भी इसको कुछ भी सर्च करते हैं आप ऑनलाइन, तो आपका वो डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है वहाँ पे। तो क्या रहता है काफ़ी बार कि आपको पता ही नहीं होता कि ये आपके डेटा को ट्रैक कर रहा है। तो कोई भी, जैसे कि आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब इंस्टॉल करते हैं किसी ऐप को, तो वो आपसे कंसेंट मांगता है ज़्यादातर। आपको क्या रहता है, कभी कभार आप जल्दबाजी में उसे कंसेंट दे देते हैं, आपको पता नहीं होता, कोई भी नहीं रीड आउट करता है उसकी पॉलिसीज़ वगैरह को। तो काफ़ी ऐप्स क्या रहता है, उस डेटा को थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो थर्ड पार्टी होगी उस डेटा को यूज़ करके आपको एकदम जो आप देखना चाहते हैं, जो आपने सर्च करा है, उसी तरह के एड्स शो होंगे। सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती है। जिस तरह का आपने अगर कोई क्लॉथ देखा कहीं पे, आपने कोई स्नीकर्स देखा या कोई और प्रोडक्ट आपने देखा, तो आपको उसका एड्स इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। आपको उसी तरह की रील्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? ऑप्टेन एक्सप्लिसिट इन्फॉर्म कंसेंट थ्रू क्लियर ऑप्टेन मैकेनिज्म एंड यूज़र फ्रेंडली प्राइवेसी पॉलिसी। हम इन्फॉर्म कंसेंट कर सकते हैं क्लियर ऑप्टेन मैकेनिज्म के थ्रू, यूज़र फ्रेंडली प्राइवेसी पॉलिसीज़ के थ्रू। adhere to data protection regulation like GDPR, EU, European Union, CCPA, California, which mandates the transparency and user control over data. Anonymize and pseudonymize the data। अब आता है बाइस और डिस्क्रिमिनेशन। एनालिटिक्स मॉडल्स कैन परपेचुएट और एम्पलीफाई द biases present on historical data, leading to unfair outcomes, especially in the areas like hiring, lending और pricing। ठीक है, अब इसमें एथिकल ड्रामा ये एग्जांपल दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। Mitigation, regularly audit algorithm for bias using fairness metrics and diverse testing data set। तो आप इसमें क्या हो सकता है, रेगुलर ऑडिट हो एल्गोरिदम्स का यूजिंग फेयरनेस मैट्रिक्स एंड डाइवर्स टेस्टिंग डेटा सेट्स के थ्रू। इंक्लूड डाइवर्स टीम्स इन मॉडल डेवलपमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बाइस अर्ली। पहले ही हम उसको अर्ली ऑन हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये शायद पोटेंशियली बाइसेस कर सकता है। ठीक है, use fairness aware algorithm that adjust for equitable outcomes such as reweighting underrepresented groups in training data। Third is transparency and explainability. Complex analytics models like black box AI can obscure how decisions are made, eroding trust and accountability, especially
स्पेशली व्हेन आउटकम्स अफेक्ट स्टेक होल्डर्स। ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स मॉडल्स है, लाइक ये एआई टूल्स। एग्जांपल में इसमें ब्लैक बॉक्स का दे रखा है, वो आपके डेटा, आपके डिसीजंस को आप किस तरह से डिसीजन बनाते हैं वो ऑब्जर्व करता है, आपके ट्रस्ट को और अकाउंटेबिलिटी को उस टाइम पे, ताकि स्पेशली व्हेन द आउटकम्स अफेक्ट द स्टेक होल्डर, जिसकी वजह से आपको कोई अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो यही है इसमें। और इसमें फोर्थ आ जाता है अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनालिटिक्स ड्रिवन डिसीजंस, पार्टिकुलरली व्हेन एरर्स और हार्म अकर। अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, जिसकी वजह से आप मतलब कस्टमर को कोई फ़र्क पड़ता है या कोई एरर की वजह से उसे हार्म होता है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेनी चाहिए। ठीक है। मिसयूज ऑफ डेटा और इंसाइट। Analytic insight can be used for purposes that harm individuals, societies, such as price gouging, surveillance, or exclusionary practices. A example इसमें, a fashion retailer use predictive analysis to identify high value customers and intentionally delays the shipping for lower value customers to prioritize premium orders, leading to unfair ट्रीटमेंट और कस्टमर बैकलैश। आप देख सकते हैं, ये आपको अमेज़न में देखने को मिल जाएगा कि अमेज़न में अब जैसे कि अब तो प्राइम सब्सक्रिप्शन की हेल्प से वन डे डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उसमें भी क्या रहता है, ये आपकी डिलीवरी को लेट कर देते हैं और आप कस्टमर केयर पे रीच करने की भी कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी इतना कोई ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? Develop and enforce ethical guidelines for data use aligned with corporate values and societal norms। डेवलप कर सकते हैं और एनफोर्स कर सकते हैं एथिकल गाइडलाइंस को, जो कि डेटा यूज़ के रिगार्डिंग होंगी, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ और सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। कंडक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट टू एवेलुएट हाउ एनालिटिक एप्लीकेशन अफेक्ट शेयर होल्डर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि हमें एसेस करना पड़ेगा पहले कि हमारे एनालिटिक्स किस तरह से स्टेक होल्डर्स पे अफेक्ट करेंगे। ठीक है। इंगेज विद थर्ड पार्टी ऑडिटर टू रिव्यू द एनालिटिक्स प्रैक्टिस फॉर एथिकल कंप्लायंस। लाइक अगर हम ही ऑडिट करा रहे हैं और हमारी कंपनी का कोई बंदा ऑडिट करेगा तो जनरली बाइसनेस होगी ही होगी, क्योंकि वो अपने उसकी इमेज को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम लोगों को थर्ड पार्टी के साथ में अपने ऑडिट्स वगैरह को कराना चाहिए, ऑडिट रिव्यू को कराना चाहिए। सिक्स वन इज सोसाइटल एंड वर्कफोर्स इम्पैक्ट। इसमें क्या है, ओवर रिलायंस ऑन द एनालिटिक्स कैन लीड टू द जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड dehumanized decision making, raising concern about fairness and social responsibility। सोसाइटल एंड वर्कफोर्स इम्पैक्ट, हम ज़्यादा ही ओवर रिलायंस कर जाते हैं एनालिटिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डीह्यूमनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, लाइक हमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम पूरी तरह से, हमें थोड़ी काइंडनेस अपने अंदर रखनी चाहिए। एक ह्यूमन का जो नेचर रहता है वो हमें रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डीह्यूमनाइज नेचर की तरह से डिसीजन लेने पे आ जाएँ कि किसी को कोई इफ़ेक्ट हो रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं है, खाली हमें अपने एनालिटिक्स के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं तो ये सही है। हमें उस तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये हमारा कंसर्न रेज़ कर देता है फेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये उसके ऊपर कंसर्न रेज़ कर देता है, अगर हम इस तरह से ओवर रिलायंस कर जाते हैं किसी भी एनालिटिक्स के ऊपर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग डेटा, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। होता क्या है बिग डेटा? ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट रहते हैं, मीन्स न्यूमरस ऑफ इसमें फैक्टर्स रहेंगे, उसके वेरियस तुम्हारा अलग अलग तरह का इसमें डेटा रहेगा, जिसकी वजह से ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और प्रोसेस करना हमारे ट्रेडिशनल डेटा प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इसे एनालाइज नहीं कर सकते, हम इसे कोई डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा रहता है, लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स का डेटा रहेगा ये। ठीक है। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ वास्ट अमाउंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा
to uncover the patterns, trends, insight that drive decision making. Big data are typically associated with advanced technologies like Hadoop, Spark, and cloud-based analytics platforms. It powers applications in business analytics, AI, and machine learning. ये जो भी बिग डेटा रहता है ये मशीन लर्निंग में और बिजनेस एआई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लाइक अगर कोई एआई ऐप वगैरह कोई क्रिएट कर रहा है तो उसे बहुत बड़ा डेटा चाहिए, मीन्स उसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, हर तरह का उसे डेटा चाहिए। इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बिग डेटा का? Significance of big data lies in its ability to handle massive volumes of information generated at high speed from diverse sources, enabling organization to gain deeper insight, optimize operations, and create innovative solutions. मीन्स ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, मीन्स मैसिव वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है जो कि जनरेट होती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, अलग अलग सोर्सेस से, जो अनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ज़्यादा डीप इंसाइट उसे मिले, जिसकी वजह से वो अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकता है और क्रिएट कर सकता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस को। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बिग डेटा की? बेसिकली बिग डेटा हैव द 5 वीज, मीन सभी वी से शुरू होने वाले हैं इसके डेटा के जो भी 5 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है वॉल्यूम, दूसरा वेलोसिटी, थर्ड आ जाता है वेराइटी, फिर आता है वेरासिटी, फिर आता है लास्ट वन इज द वैल्यू। तो हम वॉल्यूम से करते हैं। वॉल्यूम का मतलब है स्केल ऑफ डेटा, हाउ मच बिग डेटा इज, ठीक है, कितना बड़ा डेटा है हमारा। वॉल्यूम रेफर टू द sheer amount of data generated and stored. Big data involves terabytes, petabytes, and even the exabytes of data, far beyond the capacity of traditional databases. इसमें क्या होता है, ये डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा अपना हमारा कोई डेटा रहेगा हम स्टोर करते हैं एमबी में और जीबी में। हमारा डेटा जनरली टेराबाइट में नहीं जाता है, लेकिन इसमें जो डेटा रहता है जिसका वॉल्यूम रहता है टेराबाइट, पेराबाइट एंड इवन एक्साबाइट्स डेटा, जो कि ये बहुत ज़्यादा हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जाते हैं, ताकि हम ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से हम इसे नहीं एनालाइज कर सकते, हम इसमें से कोई भी अपना डिसीजन जनरेट नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें एग्जांपल लेंगे आप वॉलमार्ट का, वॉलमार्ट ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है, वॉलमार्ट प्रोसेस ओवर डेटा ऑफ 1 मिलियन कस्टमर ट्रांजेक्शन पर आर अक्रॉस इट्स ग्लोबल स्टोर एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब इसमें आप इसमें ही देख लीजिए, आप कितना बड़ा डेटा हो गया 1 मिलियन कस्टमर का पर आर के बेसिस पे, ठीक है। 1 मिलियन कस्टमर इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर। दिस जनरेट petabyte of data annually including the purchase history, inventory movements, customer demographics, ठीक है। कस्टमर डेमोग्राफिक मीन्स कितना एज का डेटा है, किस पॉपुलेशन से बिलोंग करता है, कहाँ से आता है, और कितनी एज ग्रुप का ये persons है। The Walmart uses big data technologies like Hadoop to store and analyze this volume to optimize inventory, personalize marketing and forecast demand. हेडूप का यूज़ करता है वॉलमार्ट अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसके वॉल्यूम को, ताकि वो पर्सनलाइज मार्केटिंग और फोरकास्ट डिमांड में हेल्प कर सके। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो हाई वॉल्यूम रिक्वायर स्केलेबल स्टोरेज सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स टू प्रोसेस डेटा एंड एफिशिएंटली। मीन्स ये रिक्वायर ऐसे चाहिए होता है बहुत बड़ा स्टोरेज सॉल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क टू प्रोसेस डेटा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। उसमें आ जाता है सेकंड आता है वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ डेटा। स्पीड क्या है डेटा की? वेलोसिटी डिस्क्राइब द स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड, कलेक्टेड एंड प्रोसेस। मीन्स कितनी तेजी से डेटा आपका जनरेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है। बिग डेटा ऑफ्टन इन्वॉल्व्स रियल टाइम और नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग टू प्रोवाइड टाइमली इंसाइट। ये ज़्यादातर रियल टाइम डेटा को इन्वॉल्व, इसमें बिग डेटा में क्या इन्वॉल्व रहता है, या तो रियल टाइम डेटा रहेगा या फिर नियर रियल टाइम, मीन्स थोड़ा बहुत अंतर, आगे पीछे का थोड़ा बहुत अंतर रहता है टाइमिंग का, तो ताकि ये टाइमली इंसाइट दे सके। इस वजह से अगर हम इसमें एग्जांपल लेंगे ट्विटर का, जो कि आज के टाइम पे एक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसमें अगर हम इसका, वो रियल टाइम एनालिटिक्स यूज़ करता है। द प्लेटफॉर्म एक्स प्रोसेस मिलियंस ऑफ द पोस्ट, लाइक्स एंड इंटरेक्शन पर मिनट during high profile event like the Super Bowl or the election. Data velocity spike as user post in real time. जो भी डेटा को होगा, जो भी डेटा सुपर बाउल और इलेक्शन के टाइम पे कंडक्ट किया जाता है, उसकी डेटा
डेटा वेलोसिटी का जो स्पाइक रहता है वो रियल टाइम पे ही यूज़र्स को शो होता है। ठीक है? इसमें सिग्निफिकेंस हाई वेलोसिटी डिमांड टेक्नोलॉजी दैट कैन हैंडल कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम्स एंड प्रोवाइड रैपिड इनसाइट फॉर टाइम सेंसिटिव डिसीजन। कोई भी डिसीजंस को लेने के लिए वहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम होना चाहिए ताकि वो रैपिड तुरंत के तुरंत ही हमारे डेटा की इंसाइट हमें दे दे ताकि हम टाइम के रहते रहते सेंसिटिव डिसीजंस को ले सकें, टाइम सेंसिटिव डिसीजन को ले सकें। थर्ड इज द वेराइटी। वेराइटी मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ द डेटा। कितने किस तरह का डेटा है हमारे, कितना डाइवर्स है। ठीक है? इसमें आप ले सकते हैं, उसमें एक्सएमएल फाइल है, जेसन फाइल है, उसमें टेक्स्ट है, इमेज है या वीडियोज़ है, अलग अलग तरह का डेटा। इट्स अ वेराइटी ऑफ डेटा। वेराइटी रेफर्स टू द डाइवर्स टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डेटाबेस, जेसन फाइल, XML file, structured text, images, videos. Big data integrates heterogeneous data for comprehensive analysis. ठीक है? अब इसमें हम नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं, नेटफ्लिक्स कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम का। तो नेटफ्लिक्स जो रहता है वो कलेक्ट करता है डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से। ठीक है? तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज क्या क्या है? स्ट्रक्चर डेटा रहता है, यूजर्स की रेटिंग और वॉच टाइम के, वॉच हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। सेमी स्ट्रक्चर डेटा में आ जाता है मेटा डेटा, अबाउट शोज, आप किस तरह का शो सर्च वगैरह कर रहे हैं मीटा से। उसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सोशल मीडिया रिव्यूज, यूजर्स कमेंट। ठीक है? उसके बाद बाय एनालाइजिंग द वैरायटी ऑफ यूजिंग बिग डेटास डेटा प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कंट्रीब्यूटिंग 80% ऑफ इट्स कंटेंट व्यूज। नेटफ्लिक्स का जो 80% व्यूज है वो उसके पर्सनलाइज रिकमेंडेशन की वजह से आता है। ठीक है? इसका सिग्निफिकेंस क्या देखिए, मैनेजिंग variety of variety requires flexible data models and integration tools to unify and dis, disseparate data types for analysis। ठीक है? इसके साथ में आ जाता है वेरासिटी, द अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा। ठीक है? इसमें क्या होता है, वेरासिटी एंड एड्रेस द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा। ये हमें बताता है कि कितना एक्यूरेट हमारा डेटा है, क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्या ये ट्रस्टवर्दी है डेटा या नहीं है। बिग डेटा ऑफ्टन इंक्लूड नॉइजी, इनकम्प्लीट, इनकन्सिस्टेंट डेटा, पॉइजन चैलेंजेस टू ड्राइविंग द वैलिड इनसाइट। मीन्स हमें गलत डेटा भी रहता है, काफ़ी बार इनकन्सिस्टेंट डेटा रहता है, मतलब कंप्लीट डेटा नहीं रहता है। पोजिंग जो हमारे लिए चैलेंजेस को क्रिएट करता है इनसाइट को क्रिएट करने में। इसमें हम अगर गूगल का फ्लू ट्रेंड लेंगे, हिस्टोरिकल केस है ये हमारा। ठीक है? तो गूगल अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट फ्लू आउटब्रेक बाय एनालाइजिंग द सर्च क्वेरीज बट फेस द वेरासिटी इश्यूज व्हेन अनरिलेटेड सर्च, फ्लू शॉट लोकेशंस, स्क्विड रिजल्ट, लीडिंग टू द इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन। जिसकी वजह से ये, इसमें क्या था, हाँ डेटा में गूगल अटेम्प्ट करता है अपने प्रेडिक्ट करने के लिए फ्लू आउटपुट को एनालाइज करने बाय एनालाइजिंग द सर्च क्वेरीज। उसके पास जितनी क्वेरीज आई थी जित तो उसके बेसिस पे। लेकिन इसमें क्या था, उसने बहुत सारे इश्यूज फेस करे थे व्हेन अनरिलेटेड सर्चेज लाइक फ्लू शॉट लोकेशंस। इसने क्या था, डेटा को गलत बना दिया था, इनएक्यूरेट डेटा हो गया था, मतलब इसकी जो प्रिडिक्शन थी वो गलत हुई थी। तो इसमें क्या है, मॉडर्न हेल्थ केयर एनालिटिक्स लाइक those use CDC and now combined with the search data and verified medical records to improve the veracity and the predict outbreaks more accurately। आज के टाइम पे क्या हो गया, मॉडर्न हेल्थ केयर एनालिटिक्स में हम CDC को कंबाइन करते हैं अपने सर्च डेटा और वेरीफाइड मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ में, ताकि हमारे से जो भी गलती होती है एक्यूरेट अपने डिसीजन को प्रिडिक्ट करने में वो ना हो। ठीक है? इसका सिग्निफिकेंस है हाई वेरासिटी रिक्वायर्स डेटा क्लीनिंग, डेटा वैलिडेशन एंड रोबस्ट एनालिटिक्स टू इंश्योर रिलायंस आउटकम्स। इसमें ये डेटा क्लीनिंग का रिक्वायर्स, हाई वेरासिटी के लिए हमें रिक्वायर क्या रहता है, डेटा क्लीनिंग, उसका वैलिडेशन, रोबस्ट एनालिटिक्स टू इंश्योर रिलायबल आउटकम, ताकि हमारा आउटकम जो हो वो एक रिलायबल आउटकम। फिफ्थ वन इज द वैल्यू, द बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ डेटा। Value is the actionable insight और benefit driven from the analyzing big data। जो वैल्यू होती है वो हमारा एक्शनेबल इंसाइट होता है जो बेनिफिट करता है हमें फ्रॉम एनालाइजिंग बिग डेटा। ठीक है? द अल्टीमेट गोल इज टू टर्न डेटा इनटू स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, कॉस्ट सेविंग एंड रेवेन्यू। जो हमारा अल्टीमेट गोल रहता है वो हमारा रहता है कि हम डेटा को स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के तौर पे यूज़ कर सकें, कॉस्ट सेविंग कर सकें और अपने रेवेन्यू को ग्रोथ कर सकें। इसमें सप्लाई चेन, अमेजन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का इसमें एग्जांपल है, जिसमें अमेजन बिग डेटा को
एनालाइज करता है फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर, वेयर हाउस ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स टू ऑप्टिमाइज इट्स सप्लाई चेन, अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बाय प्रिडिक्टिंग डिमांड, स्ट्रीमलाइन डिलीवरी रूट्स। अमेजन रिड्यूसेस शिपिंग कॉस्ट बाय 20% एंड इम्प्रूव डिलीवरी टाइम एंड क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट बिजनेस वैल्यू। इस डेटा को एनालाइज करके वो अपना शिपिंग कॉस्ट को 20% से कम कर पाता है, इंप्रूव कर लेता है अपने डिलीवरी टाइम को, और क्रिएटिंग बिजनेस वैल्यू, सिग्निफिकेंट बिजनेस वैल्यू, बिजनेस की अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट बन गया, तो आप इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। अंतर क्या होता है एनालिसिस में और एनालिटिक्स में? हम ज़्यादातर से एक दूसरे के जगह पे यूज़ कर लेते हैं, एनालिटिक्स एंड एनालिसिस। ठीक है, लेकिन इनका जो स्कोप रहता है वो डिफरेंट रहता है, पर्पस भी डिफरेंट रहता है, एप्लीकेशन भी डिफरेंट रहता है। तो अब इसमें देखते हैं एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा और द इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड इट्स कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न, ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट व्हाट हैपेंड और व्हाई। इसमें एनालिसिस में क्या देखते हैं, डेटा को एग्जामिन करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को उसके कंपोनेंट्स की आइडेंटिफाई पैटर्न, हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर पाते हैं, और कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाते हैं, व्हाट हैज़ हैपन, क्या हुआ और क्यों हुआ। इट इज़ टिपिकली रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स कैन बी चेंज फ्रॉम पास्ट। Okay. It is typically retrospective, focusing on breaking down the data into manageable parts or interpret past event or current state. It is often qualitative and quantitative and can be applied in various fields, not limited to the data. Example, finance analysis, literacy analysis. हम इस डेटा को एनालिसिस को, ये दोनों तरह का हमारा डेटा हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है और एक क्वांटिटेटिव भी होता है, हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव मीन्स कितनी क्वांटिटी में है, क्वालिटेटिव मीन्स अलग अलग क्वालिटीज़ की। ठीक है, अलग अलग डिसीजंस पे, नॉट ओनली नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ हो सकता है अलग अलग फाइनेंशियल एनालिसिस में भी और लिटरेसी एनालिसिस में भी। ठीक है, एग्जांपल में ले लिए, रिव्यूइंग ए रिटेल स्टोर सेल्स डेटा ऑफ जुलाई 2024 टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट सोल्ड द बेस्ट। हमारे पास डेटा है 2024 का, हम उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हुआ है। एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, मोर सिस्टमेटिक रहता है, और ये इन्वॉल्व करता है डेटा को, स्टैटिकल मेथड्स को, एडवांस टूल को लाइक मशीन लर्निंग, एआई टू अनकवर इनसाइट एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम एंड रिकमेंड एक्शन। ये एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें डेटा को यूज़ करते हैं, स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, एडवांस टूल को यूज़ करते हैं, ताकि हमें उससे इंसाइट मिल सके और हम प्रिडिक्ट कर सकें अपने फ्यूचर आउटकम्स को, और हम रिकमेंडेड एक्शंस को ले सकें। इट एनकम्पासेस द एनालिसिस बट एक्सटेंड टू फॉरवर्ड लुकिंग एप्लीकेशन लाइक फॉरकास्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ये ब्रॉडर जैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये एनालिसिस को एनकम्पास करता है और एक्सटेंड करता है उसे फॉरवर्ड लुकिंग एप्लीकेशन लाइक, हम फॉरकास्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। एनालिटिक्स इज टिपिकली डेटा ड्रिवन क्वांटिटेटिव, ये मोस्टली डेटा ड्रिवन रहता है और ये क्वांटिटेटिव रहता है। ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट द एनालिसिस, इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टू, एंड एसोसिएटेड विद द बिजनेस एनालिटिक लेवरेजिंग द बिग डेटा एंड टेक्नोलॉजी। इसका एग्जांपल दे रखा है, यूजिंग हिस्टोरिकल सेल्स डाटा, कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स टू प्रेडिक्ट ए रिटेल स्टोर सेल्स फॉर जुलाई 2025 एंड ऑप्टिमाइज। हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, हमारी आने वाले 2025 में जुलाई में कितनी सेल्स होगी। ठीक है, और हम वहाँ पे क्या यूज़ कर देख पा रहे थे, हम उससे डेटा को यूज़ करके देख रहे थे कि हमारी लास्ट ईयर में कितनी सेल्स हुई। वो हमारा मतलब पास्ट डेटा को एनालाइज करके हम पहले का बता पा रहे थे, लेकिन इसमें हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड कर दी है जिसमें आपको की डिफरेंसेस दे रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैंने ये स्कोप, पर्पस, टाइम ओरिएंटेशन, मेथड, कॉम्प्लेक्सिटी, आउटकम्स और एग्जांपल्स भी दे रखा है उसमें, तो यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से आप इसे देख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आगे की वीडियोज़ को मिस ना करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जीएसटी की वीडियोज़ को।
तो इसमें देखते हैं एनालिसिस नैरो, एनालिसिस इन नैरो concept focused on examining specific data to understand past और current event. पास्ट और करंट इवेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एनालिसिस को यूज़ करते हैं। और उसी दूसरे ऑन द अदर हैंड we talk about analytics. It is a broader concept that integrates analysis with prediction and prescription for the prescription for the future outcomes. हम मतलब आगे अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है पर्पस, टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन एंड व्हाई। हम एनालिसिस को यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें क्या हुआ, नहीं व्हाट हैपन, हाँ क्या हुआ और क्यों। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। और हम एनालिटिक्स में देखेंगे तो ये टू अंडरस्टैंड प्रिडिक्ट एंड रिकमेंड, तो हमें यहाँ पे पता लगेगा उसे समझने के लिए डेटा को क्या हुआ या क्या हुआ, और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपना रिकमेंड कर सकते हैं अपने कोई भी एक्शंस को। इसमें चारों तरह का डेटा इंक्लूड होता है, डेस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। टाइम ओरिएंटेशन, रेट्रोस्पेक्टिव फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड और करंट डेटा। ये केवल हिस्टोरिकल डेटा और करंट डेटा पे फोकस करता है, जबकि एनालिटिक्स जो रहता है वो फॉरवर्ड लुकिंग रहता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है और एक्शनेबल स्ट्रेटजीज। मेथड क्या रहता है इसमें, बेसिक स्टैटिकल टूल्स, मैनुअल प्रोसेसेस और सिंपल सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एनालिटिक्स के लिए एडवांस टूल चाहिए लाइक मशीन लर्निंग, एआई और बिग डेटा प्लेटफॉर्म लाइक टेबलू और हेडोप। कॉम्प्लेक्सिटी सिंपलर रहता है ये, ऑफ्टन मैनुअल और सेमी ऑटोमेटेड विद स्मॉलर डेटा सेट्स। ठीक है, लेकिन जो एनालिटिक्स रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है, ऑटोमेटेड रहता है, हैंडलिंग लार्ज डाइवर्स डेटा सेट, मतलब बिग डेटा को ज़्यादातर वो कवर करता है। इंसाइट और कंक्लूजन अबाउट पास्ट और करंट सिचुएशन, पास्ट और करंट सिचुएशन के ही इंसाइट को ये हमें दे पाता है, लेकिन हम एनालिटिक्स में एक्शनेबल इंसाइट ले पाते हैं ताकि हम आगे के फोरकास्ट में कोई भी डिसीजन ले सकें, कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकें। यहाँ पे इन दोनों के एग्जांपल आप इसे देख लीजिएगा एक बार, और यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल ऐड करे हैं इसके, तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन डेटा साइंस। ये आप क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। तो ये मैंने क्वेश्चन अरेंज करा है एकदम टेबल फॉर्म में, ताकि आप आसानी से इसके डिफरेंसेस वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा की डेफिनेशन, रॉ, अनप्रोसेस्ड, फैक्ट और फिगर्स। मीन्स कोई भी रॉ डेटा, रॉ इन द सेंस कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी फैक्ट्स हैं, कोई भी फिगर्स हैं, नंबर्स, टैक्स, इमेज विदाउट कॉन्टेक्स्ट, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, और डेटा साइंस को हम देखेंगे तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी रहता है, फील्ड मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स using statistics, computer science, domain expertise to extract insight from data। मीन मल्टीडिसिप्लिनरी है पहली बात तो ये, इसमें अलग अलग तरह का डेटा रहता है, केवल एक ही नहीं। आप किसी भी फील्ड का डेटा ले सकते हैं, किसी भी डोमेन की एक्सपर्टाइज के साथ में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंसाइट को, जो भी हमारे पास पहले से प्रेजेंट डेटा उसकी मदद से। डेटा का स्कोप क्या है, रॉ मटेरियल्स इनपुट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनालिसिस। इसमें कोई एनालिसिस का कोई भी रोल नहीं है, केवल हमारे पास में डेटा है, रॉ डेटा है, रॉ मटेरियल है, कोई भी इनपुट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और इसमें इनकम्पासेस द प्रोसेस, टूल्स, मेथड टू कलेक्ट, क्लीन एंड एनालाइज द एंड इंटरप्रेट डेटा। इसमें डेटा साइंस क्या रहता है, ये हमारे डेटा को अलग अलग टूल्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू कलेक्ट करता है, क्लीन करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। मीन्स ये उसमें पैटर्न देखता है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स वगैरह ये सब उसमें देखता है डेटा साइंस के अंदर। इसका पर्पस क्या है, सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर एनालिसिस। ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है किसी भी एनालिसिस को करने के लिए, क्योंकि हमारे पास डेटा रहेगा तभी हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। इसमें डेटा साइंस में क्या होता है, सॉल्व बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम्स बाय टर्निंग डेटा इनटू इनसाइट, प्रेडिक्शन एंड रिकमेंडेशन। ये क्या रहता है डेटा साइंस में, क्या रहता है, ये हमारे बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम्स को या रिसर्च को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, हमारे डेटा की इंसाइट के थ्रू। हमारे पास डेटा किस तरह का, उसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, फिर हम उसकी इंसाइट्स देगा, फिर उसके प्रिडिक्शन हमें बताएगा और हमें रिकमेंडेड एक्शंस भी बताएगा। इसमें क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं डेटा के लिए, स्टोर इन डेटाबेसेस फाइल लाइक क्लाउड सिस्टम, एसक्यूएल, AWS, S3।
लेकिन डेटा साइंस में क्या होता है, ये हमें पाइथन यूज़ करता है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता है लाइक आर, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक अपाचे, अपाचे, स्पार्क एंड टेबल्यू। आउटकम क्या रहता है, अनप्रोसेस्ड रहता है, ऑफर्स नो इनसाइट अंटिल एनालाइज, जब तक कोई अनप्रोसेस रहता है और कोई इनसाइट ऑफर नहीं करता जब तक ये एनालाइज ना करा जाए। यहाँ पे एनालिटिक डेटा साइंस में क्या आता है, प्रोड्यूस एक्शनेबल इंसाइट मॉडल्स और ऑटोमेटेड सॉल्यूशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है, और इसका रिलेशन बिजनेस एनालिटिक्स के साथ में कैसे, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसमें आपका आता है इसका क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके डेटा एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने इसकी सभी स्टेप दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका डेटा को कलेक्ट करता है, फिर डेटा को क्लीन करता है और उसकी प्रिपरेशन करता है, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन करता है, फिर डेटा एनालिसिस होता है, उसके बाद में हमारा इंटरप्रेट करता है और इंसाइट को जनरेट करता है। लास्ट में आ जाता है हमारा कम्युनिकेशंस ऑफ रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करता है। लास्ट में हमारा एक्शन और फॉलो अप एक्शन क्या रहता है, वो ये ऑप्शनल रहता है हमारा। तो अब देख लेते हैं वन बाई वन। ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका प्रोसेस दे रखा है हमारा, ये प्रोसेस दे रखा है हमारा डेटा एनालिसिस का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन करेगा, आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू गाइड एनालिसिस। हमें कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम को गाइड करेगा एनालिसिस के लिए। उसके बाद में की एक्शन आ जाता है, इसमें की एक्शन क्या होगा, कोलैबोरेट करता है विद स्टेक होल्डर्स, डिफाइन गोल्स एंड मैट्रिक विद मैट्रिक्स। कोलैबोरेट करना है स्टेक होल्डर के साथ में और डिफाइन करना है गोल्स को और मैट्रिक्स को। ठीक है, डेटा कलेक्शन, गैदर रिलेवेंट डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइन जो भी डेटा रहेगा उसे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्सेज से ये कलेक्ट करता है। ये हम देख रहे हैं डेटा एनालिसिस का प्रोसेस, उसमें क्या क्या स्टेप रहता है। यूज डेटाबेसेस, एपीआईज और मैनुअल मेथड इंश्योर प्राइवेसी कंप्लायंस लाइक जीडीपीआर। ठीक है, इसमें उसके बाद डेटा क्लीन करता है, प्रोसेस करता है, डेटा को रिमूव करता है, एरर, इनकन्सिस्टेंसीज और मिसिंग वैल्यूज़ को, लाइक ये हम एक्सेल में भी करते हैं। और इसमें आता है फिर ये की इसके कंट्रीब्यूशन क्या है, की एक्शंस क्या है, हैंडल करता है डुप्लीकेट, आउटलायर्स, नल वैल्यूज़, एनोनिमाइज सेंसिटिव डेटा। ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेशन, परफॉर्म इनिशियल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न ट्रेंड्स और एनोमलीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिर यूज़ करता है डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस स्टैटिक्स को, विजुअलाइजेशन टूल्स को, टेबल वगैरह को, ताकि ये हमें अच्छे से विजुअलाइज करवा पाए। उसके बाद डेटा एनालिसिस अप्लाई स्टैटिकल टेक्निक्स टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ्टन डायग्नोस्टिकली। ठीक है, यूज़ करता है कि एक्शन में क्या आएगा, रिग्रेशन इक्वेशन को, कोरिलेशन इक्वेशंस को, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता है लाइक पाइथन और स्पेसिफाई टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन। उसके बाद ये क्या करेगा, जितना भी हमने डेटा इसमें सबसे पहले उसे क्लीन करा, स्टोर कलेक्शन करा डेटा का, फिर उसे क्लीन करा, फिर एक्सप्लोर करा, फिर डेटा एनालिसिस करा, इन सभी डिसीजन, इन सभी स्टेप्स के बेसिस पे ये हमें उसका इंटरप्रिटेशन देता है डेटा को और इंसाइट देता है, ताकि हम अपना कोई भी डिसीजंस ले सकें। उसके बाद में कम्युनिकेट कर देता है रिजल्ट, प्रेजेंट फाइंडिंग क्लियरली टू स्टेक होल्डर्स यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड नैरेटिव। विजुअलाइजेशन और नैरेटिव्स के थ्रू ये हमें पूरी तरह से अपना क्लियर जो डेटा रहता है, मतलब जो भी इसकी फाइंडिंग्स रहती हैं, उसे ये अपने स्टेक होल्डर्स को शो करता है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, नॉर्मल, ऑर्डिनल, स्केल। तीन टाइप के डेटा हैं, एग्जांपल्स के साथ में करना। तो नॉमिनल डेटा क्या रहता है, नॉमिनल डेटा इज प्योरली कैटेगोरिकल with no numerical value, no numerical or order relationship between categories. It used to label the group or items. ये ज़्यादातर लेवल्स और आइटम्स को यूज़ करने में आता है। लेवल और ग्रुप आइट लेबल और ग्रुप आइटम्स के लिए आता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये किसी की भी तरह का नेम, शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स हो गया, लैपटॉप रह गया, कोई भी चीज़ डेटा, ठीक है, ये नंबर्स को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, इसमें आप अगर एग्जांपल लेंगे, इन रिटेल चेन लाइक वॉलमार्ट, नॉमिनल डेटा इंक्लूड द प्रोडक्ट टाइप, क्या किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है। एनालाइजिंग दिस इन द बिजनेस एनालिटिक्स माइट इन्वॉल्व काउंटिंग ऑफ द सेल कैटेगरी, मीन्स डेस्क्रिप्टिव डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। टेस्टिंग इफ द सेल डिफर बाय द स्टोर लोकेशन, फिर करेगा कि सेल्स कितनी डिफरेंट है स्टोर लोकेशन से।
उसके बाद ऑर्डिनल डेटा हैज़ ए रैंक ऑर्डर। ये हमें डेटा जो भी रहेगा ये हमें रैंक के ऑर्डर में देगा। मीन्स या तो आप इसे मिजरेबल रैंक जो भी रह जाएगा, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, लाइक किसी को रैंक 1 दी, किसी को 5 दी, आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया कि पहला गुड है, दूसरा पुअर है, थर्ड बेस्ट है, या किसी भी तरह के से आपने जो भी उसमें रैंकिंग का ऑर्डर दिया, ये उसी के बेसिस पे हमारे डेटा को रैंक कर देता है, ऑर्डिनल डेटा। फिर आता है स्केल डेटा। इसके ये रहता है equal intervals but no true zero, so ratios are meaningless. Means 40 degree Celsius is not twice as hot as 20 degree. मीन्स इसमें क्या रहेगा, इंटरवल जो रहते हैं इक्वल इक्वल इंटरवल्स वगैरह पे, लेकिन उसमें कोई भी जीरो नहीं रहेगा। सो रेशियो जो रहता है मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये दुगना हॉट है एज़ कम्पेयर टू 20 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर के रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें फील कर सकते हैं हम पर्सनली। इसमें ले सकते हैं ए स्टोर ट्रैक्स टेम्परेचर टू इंश्योर कस्टमर कंफर्ट। ठीक है, हम स्टोर्स में जाते हैं, वहाँ एसी लगा रहता है, एयर कंडीशनर, तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रहता है ताकि वो इंश्योर कर सके कस्टमर को कंफर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेटा एनालिटिक्स माइट एक्सप्लोर इफ हायर टेम्परेचर कोरिलेट विद शॉर्टर शॉपिंग टाइम्स। मीन्स अगर हाई टेम्परेचर है तो ये शो कर रहा है कि इंसान जो भी रहेगा स्टोर्स में वो कम टाइम में शॉपिंग करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से मतलब ओवरऑल स्टोर का नुकसान ही होगा। इसमें एज ए ट्रू ज़ीरो एनेबलिंग द रेशियोज लाइक $200 इज़ ट्वाइस $100। मीन्स ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, लाइक $100 वो 100 का दुगना 200 ही होता है, ये और किसी को पता है। लाइक एनालाइजिंग द सेल रेवेन्यू $0 to $10,000 allows calculating profit margin, forecasting future sale using predictive analysis as seen in Amazon supply chain example। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेटिंग एनालिटिकल इंसाइट क्या है इसकी। ठीक है, प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, क्या अलग अलग तरह के डेटा विजुअलाइजेशन के टाइप हैं वो, व्हेन दे आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग विजुअल एलिमेंट लाइक सच ए चार्ट, ग्राफ, मैप, डैशबोर्ड टू कम्युनिकेट इनसाइट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। लाइक we create dashboard where we can find every insight of our data, like we have sales over there, we have the area in which the sale occur and how much the sale occur in a specific or particular area. We can show it in with the help of the graph, charts or maps. It transforms the complex data set into the intuitive visual formats that make patterns, trends, and relationship easier to understand for both technical and non-technical audiences। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को विजुअल फॉर्मेट्स में आप पैटर्न क्रिएट कर देता है टीम के साथ में, जो कि रिलेशनशिप को आसानी से दिखा देता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑडियंस दोनों को। मीन्स लिटरेट है और इलिटरेट है वो सब समझ सकते हैं उसको। अब इसमें चले जाएंगे, डेटा विजुअलाइजेशन plays a pivotal role in conveying the analytical insight। ठीक है, तो इसमें हमें देखना था क्या था, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या करता है, जो भी लार्ज डेटा सेट रहेगा उसे अपना एकदम सिंपल फॉर्म में आपको दिखाएगा कि आप बिल्कुल आसानी से उसे समझ सकते हैं उसमें क्या क्या पैटर्न है और क्या क्या उसमें अनॉर्मलिटीज़ हैं, आप उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे रिटेल एनालाइजिंग द सेल डेटा को एनालाइज करता है, जिसमें लाइन चार्ट के थ्रू आपको मंथली रेवेन्यू का ट्रेंड्स दिखाएगा। उसमें रिवेलिंग द सीजनल स्पाइक, लाइक विंटर आया तो आपको दिखा देगा कि विंटर के सीजन में एकदम से स्पाइक आया है कि आपका जो भी विंटर क्लोथिंग में आपका अलग अलग तरह के आपकी क्लोथिंग की वेराइटीज़ थी, लाइक कैप्स रहा या वुलन क्लॉथ रहा, उसमें मतलब किस में कितनी ज़्यादा स्पाइक आई है, कितना सेल्स बढ़ा है उसका। दूसरा क्या करता है, ये एनहांस डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। विजुअल अनेबल फास्टर कंप्रीहेंशन, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड इन द बिजनेस, डेस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के बेसिस पे, लाइक डैशबोर्ड शोइंग द रिटेलर्स सेल्स प्रोडक्ट नॉमिनल डेटा दैट हेल्प मैनेजर टू डिसाइड विच आइटम टू रीस्टॉक। मीन्स डैशबोर्ड हमें दिखा देगा हमें कौन सा आइटम किस टाइम पे रीस्टॉक करना है। ठीक है, जिसकी वजह से मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि हमें कौन सा आइटम को रीस्टॉक करना है। थर्ड आएगा एंगेजिंग द स्टेक होल्डर,
Visual captures attention and make insight accessible to the non-technical stakeholder, bridging a gap between the data science and business objective. Like हर किसी के पास में नॉन टेक्निकल स्किल्स नहीं होंगी, तो वहाँ नॉन टेक्निकल जो भी स्टेक होल्डर रहेंगे हमारे, वो भी उसकी वजह से बहुत आसानी से हमारे इंसाइट्स को देख पाएँगे, समझ पाएँगे आसानी से और अपने बिज़नेस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएँगे। इसमें आप देख सकते हैं हीट मैप ऑफ ए कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर ऑर्डिनल डेटा को हमें प्रेज़ेंट कर देगा, ताकि आप हाइलाइटिंग द स्टोर नीडिंग नीडिंग इम्प्रूवमेंट, जो हाइलाइट कर देगा कि किस स्टोर में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी। Uncovering the insight, visualization reveal hidden patterns or correlation of that raw data and table might obscure supporting diagnostic and predictive analysis. मीन्स क्या रहेगा, ये विजुअलाइजेशन जो रहेगा वो रिवेल कर देता है, मतलब बताएगा, दिखा देगा आपको हिडन पैटर्न्स क्या थे उसमें, कोरिलेशन क्या था डेटा का, जो कि शायद नहीं आपको दिख पाता, उसके लिए विजुअलाइजेशन की हेल्प से आपको दिख सकता है और सपोर्ट करता है डायग्नोस्टिक और प्रेडिक्टिव एनालिसिस में। ठीक है, यहाँ पर स्कैटर प्लॉट की वजह से कस्टमर्स का वेट टाइम्स दिखा सकते हैं रेशियो में, और यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं उसके साथ साथ कि सेल्स माइट ट्रेवल फॉर ए लॉन्गर वेट कोरिलेट और लोअर रेवेन्यू। सेल्स माइट रिवेल दैट द लॉन्गर वेट कोरिलेट विद लोअर रेवेन्यू, मीन्स अगर सेल्स ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको किसी कस्टमर को वेट करा रहे हो या कुछ भी, तो इस तरह से आपका वो रेवेन्यू जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान आज के टाइम पे सभी को जल्दी रहती है, कोई भी ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं करता। इंश्योरिंग एथिकल कम्युनिकेशंस, ठीक है, क्लियर विजुअल रिड्यूस मिस इंटरप्रिटेशन, जो कि क्लियर विजुअलाइजेशन में आपको देखेगा कि क्लियर विजुअल रहेंगे, जिससे मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसमें मैंने फिर से इसका डेटा टाइप्स का मैंने चार्ट बना दिया, कौन से डेटा चार्ट रहते हैं विजुअलाइजेशन में, कौन कौन से डेटा चार्ट्स को हम यूज़ करते हैं, लाइक बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट एंड मैनी अदर मोर, लाइक बॉक्स प्लॉट, डैशबोर्ड एक्सेट्रा। तो आप इसको यहाँ से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा मेन, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्या पता आपसे यही पूछ लें, आर और आर स्टूडियो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये अपनी आर वाली वीडियोस में भी कवर करा था ये वाला टॉपिक। तो आर क्या, आर एक फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड एनवायरनमेंट डिजाइन फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड ग्राफिक्स। ये जो कि डिज़ाइन करा गया था कंप्यूटर स्टैटिकल कंप्यूटिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और ग्राफिक्स के लिए। डेवलप्ड इन 1990s बाय द रॉस हाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन के द्वारा ये डेवलप करा गया था। इट इज़ वाइडली ओपन इन डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक एंड रिसर्च फॉर द टास्क लाइक स्टैटिकल मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड मशीन लर्निंग। की फीचर क्या है इसके, एक्सटेंसिव स्टैटिकल पैकेज रहते हैं, इसमें बहुत सारे पैकेज इनबिल्ट रहते हैं, रोबस्ट डेटा मैनिपुलेशन रहता है, आप डेटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज़, मीन्स आप डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या उसमें चेंजेस हैं। आप यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन का, जैसे कोई भी परफॉर्मिंग रिग्रेशन एनालिसिस, हम यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, उसका विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं लाइक स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू एक्स्ट्रा आदि। ठीक है, अब इसमें आता है आर स्टूडियो क्या होता है। आर स्टूडियो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है आर के लिए, नाउ नोन एज द प्रोजेक्ट सिंस द कंपनी रिब्रांडेड इन 2022। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू राइट, रन एंड डीबग द आर कोड। हम यहाँ पे अपनी कोई भी कमांड को रन कर सकते हैं, हम यहाँ पे डीबग कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम कमांड को रन करेंगे तो क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, क्या क्या या रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप यहाँ से इसकी मदद से कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्लॉटिंग कर सकते हैं चार्ट की, एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी विद द टूल्स लाइक कोड कंप्लीशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटिंग प्लॉटिंग। ठीक है, इसका की फीचर क्या है, कोड एडिटर है, कंसोल मिलेगा, विजुअलाइजेशन पेन मिलेगा इसमें, और सपोर्ट फॉर आर मार्कडाउन फॉर रिप्रोडासाइल। इसके की इनसाइट क्या है, कोड एडिटर, कंसोल, विजुअलाइजेशन पिन एंड सपोर्ट फॉर आर मार्कडाउन। ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं, हम यहाँ पे आर स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, जिससे रिटेल सेल्स डेटा को हम जनरेट कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं जी प्लॉट विजुअलाइजेशन के थ्रू।
अब यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म में आर और आर के स्टूडियो के अंदर डिफरेंसेस वगैरह जो भी उनकी डेफिनेशन आप इसको शो कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिस विद यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड द टूल्स। ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है? एग्जीक्यूट स्टैटिकल एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन टास्क, प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू राइट, मैनेज एंड विजुअलाइज कोड इफेक्टिवली। जो भी आप यहाँ पे आर लैंग्वेज में आपका कोड होगा, आप उसे राइट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ में। इसका कोर फंक्शनैलिटी क्या है? आर्क लैंग्वेज कम्स विद द पैकेजेस लाइक डीपी, LYR, ggplot फॉर डेटा एनालिसिस एंड प्लॉटिंग। ये आता है पैकेजेस के साथ में, जिसकी वजह से आप आपको प्लॉटिंग वगैरह करने में या डेटा एनालिसिस करने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप ऐड GUI फीचर लाइक कोड एडिटर, यहाँ पे आप कोड एडिट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और पैकेज मैनेजर आर में भी रहता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन इंडिपेंडेंटली एज स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, ये आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। और ये आर रिक्वायर्स टू बी इंस्टॉल फर्स्ट, इंस्टॉल एज आर स्टूडियो डेवलपर्स। आपको सबसे पहले अगर आर स्टूडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले आर लैंग्वेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। रन बाय कमांड लाइक लाइन और स्क्रिप्ट, नो GUI डिफ़ॉल्ट बाई, नो GUI बाई डिफ़ॉल्ट, इसमें कोई GUI की ज़रूरत नहीं रहती है। तो और ऑफर्स ग्राफिकल इंटरफेस विद पेन्स, कोड्स, प्लॉट एंड डेटा व्यूज। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये PDF पूरी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू।